प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम सोशियोलॉजी के जेनरिक का जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्योंकि इकोनॉमिक्स के बहुत अधिक प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कहीं ना कहीं यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और साथ में सोशियोलॉजी के छात्रों के लिए। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो वीडियो का पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की विशेषता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, ए है प्रकृति पर कम निर्भरता, बी है नैतिकता, सी है मानवीय मूल्य और डी है सामाजिक स्थिरता। तो इसमें बी को छोड़कर तीनों ही ऑप्शंस कहीं ना कहीं सही नज़र आते हैं। मेरे अनुसार डी ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो कि विकास से है, विकास से संबंधित सामाजिक परिवर्तन मुख्यतः आर्थिक वृद्धि से ही संबंधित है, यह कथन किसका है। बहुत ढूंढने के पश्चात मुझे कुछ 2-3 प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, तो यह प्रश्न भी उनमें से एक है। तो इसका उत्तर जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दूंगा। यही प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिला है, बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर कहीं ना कहीं मिल चुके हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर भूमंडलीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ए ऑप्शन है विकसित देश, बी है पिछड़े देश, सी है तकनीकी योग्यता और डी है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो आप सभी जानते हैं कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। भूमंडलीकरण का नकारात्मक प्रभाव पिछड़े देशों पर पड़ा है और विकसित देशों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसके पश्चात जो चौथा प्रश्न है वो है एलपीजी का संबंध किससे है। और ऑप्शन दिए हैं, ए है नई आर्थिक नीति, बी है नई शिक्षा नीति, सी है नई रोजगार नीति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि नई आर्थिक नीति का ही संबंध एलपीजी से है। एलपीजी का पूरा नाम जो है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके पश्चात जो पांचवा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीकरण की विशेषता है। ए ऑप्शन है विदेशी निवेश में कमी, बी है असहयोग, सी है जागरूकता में कमी और डी है समीपता। तो आप सभी जानते हैं डी ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बाकी जितने भी हैं वो जो भूमंडलीकरण है उसकी विशेषता नहीं है। उपयुक्त सही सभी। तो इसका जो उत्तर है वो भी डी होगा, उपयुक्त सभी। उसके पश्चात सातवां जो प्रश्न है वह है, द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सातवां प्रश्न है उसका उत्तर ए होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही जो अर्थशास्त्र है उसका पिता कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था संबंधित है। ए है पूंजीवाद से, बी है साम्यवाद समाजवाद से और सी है ए और बी दोनों से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आठवां प्रश्न है उसका ए ऑप्शन सही होगा। जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद से संबंधित होती है। नौवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका अस्तित्व होता है। ए है निजी क्षेत्र, बी है सार्वजनिक क्षेत्र, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नौवां प्रश्न है इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से संबंधित होती है। उसके पश्चात 10वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा है। ए ऑप्शन है क्षेत्रीय तनाव, बी है जाति व्यवस्था, सी है जनसंख्या वृद्धि और डी है उपयुक्त सभी। तो वैसे तो क्षेत्रीय तनाव, जाति व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि सभी क्या है, हाँ, तो इसका ऑप्शन डी ही 10वें प्रश्न जो है उसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। उसके पश्चात 11वां प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो सभी जानते हैं कि जो दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स की रचना है, इसलिए
का संबंध किससे है? ए है उत्पादन के साधन और बी है उत्पादन संबंध, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 12वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में नियोजन हेतु केंद्रीय योजना अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बड़ा पेचीदगी भरा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं जो केंद्रीय योजना अधिकारी है वो पूंजीवादी व्यवस्था में भी उसकी आवश्यकता होती है, समाजवादी व्यवस्था में भी, सामंतवादी और साम्यवादी में तो नहीं, पर पूंजीवादी और समाजवादी में। तो इसमें जो मेरा अनुमान है ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, समाजवादी व्यवस्था। उसके पश्चात 14वां प्रश्न आपका है, मार्क्स ने सामाजिक संस्कृति संरचना को क्या कहा है? अधोसंरचना, अधिसंरचना, सामाजिक संरचना और व्यक्तिक संरचना। तो जो मार्क्स है उन्होंने अधिसंरचना कहा है सामाजिक संस्कृति संरचना को। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी प्रणाली की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है सामाजिक हित, बी है निजी संपत्ति, सी है प्रतिस्पर्धा और डी है अधिकतम लाभ। तो जो 15वां प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए, सामाजिक हित। उसके पश्चात अगला प्रश्न 16वां प्रश्न आपका है, उत्पादन के साधन है। ए ऑप्शन है भूमि, बी है पूंजी, सी है तकनीक और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। 17वां प्रश्न है, हस्तक्षेप की नीति पर आधारित मॉडल है। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी है पूंजीवादी, सी है साम्यवादी और डी है इनमें से कोई नहीं। होना चाहिए क्योंकि उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। साम्यवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्थाओं में जो केंद्रीय नियंत्रण है उसका हस्तक्षेप रहता है। तो इसलिए 17वें प्रश्न का आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम विश्व देशों में सम्मिलित है। तो आप जानते हैं जो प्रथम विश्व देश होते हैं वह जो पश्चिमी देश हैं उनको प्रथम विश्व देश कहा जाता है, जिसमें कि अमेरिका महाद्वीप के देश, इसके अतिरिक्त यूरोपीय देश आते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका है वह सही जवाब होगा। भारत, चीन और नेपाल एशिया महाद्वीप के देश हैं, इनको प्रथम विश्व के देश नहीं कहा जाता है। उसके पश्चात जो 19वां प्रश्न है वह है, वित्तीय वर्ष की गणना की जाती है। तो वित्तीय वर्ष की गणना आरबीआई की अलग होती है और जो भारत का बजट बनता है भारत सरकार द्वारा उसकी वित्तीय वर्ष की गणना अलग होती है। तो इस प्रकार वित्तीय वर्ष अगर प्रश्न आता है तो आपके पास अप्रैल से मार्च, ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर आपका सही होना चाहिए। और आरबीआई का आता है तो उसमें जून जुलाई से उनका सत्र शुरू होता है, तो उसमें अगर वैसा लिखा आता है तो वहाँ उत्तर यह नहीं होगा। उसके पश्चात 20वां प्रश्न है आपका, भूमि और कृषि पर आधारित उत्पादन प्रणाली को मार्क्स ने क्या कहा है? बड़ा पेचीदगी भरा क्वेश्चन है। ए है आदिम साम्यवाद, बी है औद्योगिक, सी है प्राचीन और डी है सामंतवादी। तो जो ये प्रश्न है इसमें ए आदिम साम्यवादी और सी प्राचीन, कहीं ना कहीं एक ही व्यवस्थाएं थी, क्योंकि जो सबसे प्राचीन व्यवस्था थी मार्क्स के अनुसार वो आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी और उसी को उसने प्राचीन व्यवस्था भी कहा था। और औद्योगिक व्यवस्था इसका उत्तर हो नहीं सकता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पर जो मेरा सामंतों के पास थी और कृषि उसमें मजदूर करते थे, तो इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके पश्चात 21वां प्रश्न है, देश की घरेलू सीमाओं में वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है एनडीपी, बी है जीएनपी, सी है एनएनपी और डी है जीडीपी। तो जो 21वां प्रश्न है इसका ऑप्शन होना चाहिए अनंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको डी ऑप्शन जो है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कहा जाता है। 21वां प्रश्न का उत्तर हुआ आपका डी। उसके पश्चात 22वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन है 64.50, बी है 75.06, सी है 85.00 और डी है 70.50। तो जो सही उत्तर है वैसे वो है 74
0.14 है तो उसके नज़दीक 75 बनता है, इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। उसके पश्चात 23वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन जो है ए है जीडीपी, बी है एनडीपी, सी है जीएनपी और डी है एनएनपी। तो राष्ट्रीय आय जो होती है उसमें राष्ट्रीय आय को ही इंग्लिश में एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ये कहा जाता है। तो 23वें प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके पश्चात 24वां प्रश्न है आपका, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है। तो ए ऑप्शन है गुन्नार मिर्डल, बी है एडम स्मिथ, सी है एल्फ्रेड मार्शल और डी है वेबर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुन्नार मिर्डल। 25वां प्रश्न है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सी है ग्रॉस डेवलपमेंट परसेंटेज और डी है ग्रुप डोमेस्टिक प्रोसेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 26वां प्रश्न आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। ए है मिश्रित, बी है पूंजीवाद, सी है समाजवादी और डी है साम्यवादी। तो आप जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसकी विशेषता ए ऑप्शन इसका सही होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 27वां प्रश्न है आपका, आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है। ए है एल्फ्रेड मार्शल, बी है मैक्स वेबर, सी है कार्ल मार्क्स और डी है एडम स्मिथ। तो आर्थिक निर्धारणवादी बड़ा कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन है, पर मेरे अनुसार सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी, क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत अधिक बात कार्ल मार्क्स ने भी की है। उसके पश्चात जो 28वां प्रश्न आपका है, उसका जो प्रश्न है वो है, किसके अंतर्गत अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्र में होती है। ए है पूंजीवाद, बी है समाजवादी, सी है मिश्रित और डी है उपयुक्त तीनों में। तो जो 28वां प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी समाजवादी, क्योंकि समाजवादी व्यवस्थाओं में ही सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी होती है, पूंजीवादी व्यवस्था में निजी क्षेत्रों के पास होती है और मिश्रित में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के पास होती है। उसके पश्चात 29वां प्रश्न है आपका, यथास्थितिवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। ए है बोटोमोर, बी है कार्ल पोलानी, सी है एडम स्मिथ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है 29वां, इसमें बी कार्ल पोलानी सही उत्तर होना चाहिए। मैं इसमें इस पर होना चाहिए। उसके पश्चात 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ए है रीतिवाद, बी है यथास्थितिवाद और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 30वां प्रश्न है इसका उत्तर भी पेचीदगी भरा है और ए और बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक का है और मैं राजनीति शास्त्र का पे अच्छी पकड़ रखता हूँ, इसलिए इस पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर फिर भी इसका ए और बी दोनों उत्तर होना चाहिए 30वें प्रश्न का। उसके पश्चात 31वां प्रश्न है, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन किसकी रचना है। तो यह कार्ल पोलानी की रचना है। 31वां प्रश्न का उत्तर होता है इस प्रकार, ए ऑप्शन कार्ल पोलानी। 32वां प्रश्न है, नई आर्थिक नीति को भारत में कब अपनाया गया था। ए ऑप्शन है 2000 के बाद, बी है 1947 के बाद, सी है 1990 के बाद और डी है 1995 के बाद। सभी जानते हैं 1991 में अपनाया गया था, इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही होगा, वर्ष 1990 के बाद। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ए ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, बी है नॉर्मन बोरलॉग, सी है कार्ल पोलानी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 33वां जो प्रश्न है इसका ए उत्तर सही होगा, MS स्वामीनाथन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक प्रक्रिया के सामाजिक पक्ष है। ए है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य, सी है आवास और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए डी उपयुक्त सभी। 35वां और अंतिम प्रश्न है आपका, जब भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे। ए है जवाहरलाल नेहरू,
1991 में नई आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री थे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार वित्त मंत्री भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये 35 प्रश्नों को मैंने बताया तो कहीं ना कहीं आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए मददगार होंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उन मित्रों को जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी अपने पेपर का मिलान कर सकें और एक अच्छी ऊर्जा स्फूर्ति उन पे अगले पेपर को देने के लिए कहीं ना कहीं रहे। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।